नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं हरीश वारिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिल्किसगंज, जिला सीहोर से आपके सामने आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के एकक प्रश्न 5 प्रश्न रसायन का भाग 1 जो शोषण पर आधारित है। आइए हम परिचय देखते हैं कि प्रश्न रसायन है क्या। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि किसी पृष्ठ पर, किसी सतह पर जो ठोस या द्रव की होती है उस पर कोई पदार्थ आकर संलग्न या संचित होता है। प्रश्न रसायन या सतह रसायन अंतरा पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं से संबंधित क्षेत्र है। यह रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है क्योंकि कई सारी परिघटनाएं जैसे संक्षारण, प्रक्रम, विषमांगी उत्प्रेरण, विलीनीकरण, क्रिस्टलीकरण अंतरापृष्ठ पर विलक्षित होती हैं। प्रश्न रसायन का विषय उद्योग, विश्लेषण कार्य एवं दैनिक जीवन के कई सारी परिस्थितियों में हम इसका उपयोग पाते हैं। साथ ही आज की हम इस अध्ययन में, इस लेक्चर में हम अधिशोषण पर केंद्रित करेंगे। आइए देखते हैं अधिशोषण क्या है। अणुक स्पीसीज किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर, सतह पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण के 2 अवयव होते हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, पहला अवयव है अधिशोष्य, जिसे हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, और दूसरा है अधिशोषक, जिसे हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं। अधिशोष्य वह पदार्थ है जो पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है। जैसा हम ये चित्र में देख रहे हैं कि ये गोले गोले से कुछ अणु इसी सतह पर संचित हो गए हैं या जुड़ गए हैं। अधिशोषक पदार्थ के पृष्ठ पर होने, वह पृष्ठ जिस पर अधिशोषण हो रहा है उसे हम एड्सॉर्बेंट या अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषण निश्चित रूप से एक पृष्ठीय घटना है, विशेष रूप से बारीक चूर्ण अवस्था में ठोस जो अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल के होते हैं, जैसे चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिनिया, मिट्टी, कोलाइड, सूक्ष्म विभाजित धातुएं इत्यादि एक अच्छे अधिशोषक होते हैं। अब जब कभी मोबाइल लेने जाते हैं तो मोबाइल में एक छोटा सा पैकेट निकलता है। वो पैकेट होता है सिलिका जेल का, जो उसके उपकरण की पैकिंग के अंदर नमी को सोख लेता है, अधिशोषित कर लेता है। वह सिलिका जेल एक मिश्री के समान सफेद क्रिस्टल के रूप में होता है। अगर यदि उपकरण में नमी होती है तो वह उसको अधिशोषित करके उसका रंग बदल लेता है। अधिशोषण के उदाहरण देखते हैं। अधिशोषण एक पूरी तरह पृष्ठीय घटना है। यदि चूर्णित चारकोल वाले बंद पात्र में हम गैस जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसें ली जाएं, तो ऐसा देखा जाता है कि पात्र में गैस का दाब घट जाता है, क्योंकि चूर्णित चारकोल उन गैसों को अधिशोषित कर लेता है। गैसों के अणु चारकोल की तरह की सतह पर सांद्रित हो जाते हैं, अर्थात गैस सतह पर अधिशोषित हो जाती है। यह आप एक मास्क देख रहे हैं। यह मास्क खदानों के साथ साथ ऐसी जगह उपयोग किया जाता है जहाँ जहरीली गैसें होती हैं। तो इस मास्क के अंदर चूर्णित चारकोल भरा होता है जो जहरीली गैसों को अधिशोषित कर लेता है।
अधिशोषण का एक और अनुप्रयोग है हमारे शक्कर को साफ करने के लिए। अशुद्ध शर्करा जो पीली भूरी रंग की होती है, जो गन्ने से हमें प्राप्त होती है, इसका जलीय विलयन में यदि जंतु चारकोल मिलाकर हिलाने पर और उसे हम जब छानते हैं तो हमें रंगहीन तरल पदार्थ प्राप्त होता है, जो चारकोल उस रंग को अधिशोषित कर लेता है। इसी प्रकार से एक और अधिशोषण से विपरीत घटना होती है जब किसी संचित पदार्थ को हम अधिशोषित सतह से हटाते हैं तो उसे हम विशोषण कहते हैं। आइए अब देखते हैं अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है। अधिशोषण पदार्थ के केवल पृष्ठ पर ही सांदित होता है, जबकि अधिशोषण पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे आपने स्पंज देखा है, यदि हम स्पंज में पानी की सतह पर रखेंगे तो पूरा पानी अवशोषित होकर उसके स्थूल भाग के अंदर तक प्रवेश कर जाएगा। प्रारंभ में ये अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र होता है और बाद में ये धीरे धीरे धीमा होता जाता है, जबकि अवशोषण में यह पूरी प्रक्रिया में गति एक समान होती है। पदार्थ का सांद्रण बाहर की सतह पर अधिक होता है, लेकिन अवशोषण में अंदर और बाहर दोनों सतह पर पदार्थ का सांद्रण एक समान होता है। जैसा आप ये चित्र देख रहे हैं कि सतह पर ही पदार्थ संचित हुआ है और अवशोषण में ये पदार्थ संपूर्ण रूप से उसके स्थूल भाग में प्रवेश कर गया है। देखिए अधिशोषण होता क्यों है, उसकी ऊष्मागतिकी क्या है। अधिशोषण में ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे अधिशोषण होता है। जब किसी अधिशोषक का अधिशोषण होता है तब अधिशोषक की सतह पर उपस्थित अवशिष्ट बलों में कमी आती है। ये बल क्या होते हैं जो सतह पर उपस्थित होते हैं? ये तीन तरफ से तो आपस में बंधे रहते हैं, लेकिन ऊपर की सतह पर अधिक मुक्त संयोजकता के साथ साथ इनमें अधिक बल होता है। पृष्ठ जब कोई भी पदार्थ सतह पर आकर जुड़ता है तो इसकी ऊर्जा में कमी आती है। क्यों कमी आती है? जैसे आपको मालूम है कि जब कोई बंध, चाहे वो दुर्बल वंडरवॉल बंधे से हो या कोई रासायनिक बंध हो, तो उसमें निश्चित ऊर्जा का ह्रास होता है और ऊर्जा में कमी आती है, तभी वह तंत्र स्थायित्व को प्राप्त होता है। इसीलिए अगर हम प्रक्रम की बात करें तो अधिशोषण में डेल्टा एच अर्थात पूर्ण एंथैल्पी हमेशा ऋणात्मक होती है। जैसा आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा कि अधिशोषण यदि किसी तंत्र की डेल्टा एच अर्थात एंथैल्पी ऋणात्मक होती है तो अर्थात ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं। हम गिब्स समीकरण की बात करें, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो इस घटना से हम देखते हैं कि ये एक स्वतः प्रक्रम है। क्यों? क्योंकि जब ऊर्जा मुक्त होती है तो निश्चित ही डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान भी ऋणात्मक होता है और इसीलिए अधिशोषण संपन्न होता है। उदाहरण के लिए जब एक चाक को स्याही में डुबाया जाता है तो चाक की सतह पर रंजक के अणु अधिशोषण के कारण स्याही का रंग धारण कर लेते हैं। केवल स्याही का विलायक अवशोषण के कारण चाक के अंदर तक चला जाता है। चाक तोड़ने पर यह अंदर से सफेद निकलती है। जल अगर हम देखें तो जल वाष्प सूक्ष्म कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अवशोषित हो जाती है। सिलिका जेल द्वारा, जैसे मैंने पूर्व में बताया, अधिशोषण होता है। अधिशोषण के प्रकार की हम बात करें, ठोसों पर गैस का अधिशोषण दो प्रकार से होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब देखिए भौतिक साधनों के साथ यदि किसी ठोस के पृष्ठ पर गैस का संचय दुर्बल वंडर वॉल बलों के कारण होता है तो अधिशोषण को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इनमें बंध नहीं बनेंगे, ये अस्थायी दुर्बल बलों के द्वारा आपस में जुड़ते। अधिशोष्य और अधिशोषक आपस में अस्थायी रूप से जुड़ते हैं। ताप बढ़ाकर या गैस का दाब कम करके अधिशोषण की मात्रा को हम कम कर सकते हैं। अब रासायनिक अधिशोषण की बात करें, जब गैस के अणु या परमाणु ठोस पर रासायनिक बंध से जुड़ते हैं तो यह अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण, केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन कहलाता है।
इसमें सक्रिय ऊर्जा का मान उच्च होता है, इसलिए इसे सक्रिय अधिशोषण भी कहते हैं। सरलतापूर्वक द्रवित होने वाली गैसें यानी जिनका उच्च क्रांतिक ताप वाली गैसें आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं, क्योंकि वंडरवॉल क्रांतिक ताप के निकट अधिक प्रबल होता है। जैसे 1 ग्राम सक्रिय चारकोल में मीथेन की अपेक्षा यदि सल्फर डाइऑक्साइड को लें तो इसकी अधिशोषित की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि जैसा देख रहे हैं कि मीथेन का क्रांतिक ताप 190 केल्विन होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप 630 केल्विन होता है, जो कि 4.5 ml हाइड्रोजन क्रांतिक ताप तथा 33 केल्विन से भी अधिक होता है। अगला गुण है उत्क्रमणीय प्रकृति, क्योंकि इनके बीच में प्रबल बल नहीं होता है, कोई स्थायी बंध नहीं होता, इसलिए ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। अर्थात जो सतह पर ठोस की सतह या द्रव की सतह पर गैस अधिशोषित है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। गैस का ठोस पर अधिशोषण सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, अतः ठोस और गैस के साथ ऊर्जा मुक्त होती है। यदि हम दाब बढ़ाएं तो अधिक गैस अधिशोषित होती है, क्योंकि इससे गैस का आयतन कम हो जाता है। यह ली सातलीय सिद्धांत पर आधारित है, और जब दाब घटाएं तो गैस को आसानी से निकाला जा सकता है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रकरण होने के कारण भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर सहजता से होता है और ताप बढ़ाने पर घटता है। क्यों? क्योंकि तंत्र हमें मालूम है उस दिशा में जाएगा जहां वो अपने आप को बैलेंस करता है और या संतुलित करता है। अगला है अधिशोषक की प्रकृति या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषण का परिणाम अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ाने के साथ बढ़ता है। जब अगर हम बात करें किसी ठोस को लें और ठोस को अगर हम चूर्णित कर लें तो चूर्ण अवस्था में या पाउडर फेज में हम देखते हैं कि उसका क्षेत्रफल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए अतः महीन चूर्णित धातुएं सरंध्र पदार्थ जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है अच्छे अधिशोषक साबित होते हैं। अगला गुण है अधिशोषण की एंथैल्पी। एंथैल्पी अर्थात उसकी ऊर्जा। लेकिन क्या जब आपस में कोई बंध बनेगा, चूंकि भौतिक अधिशोषण में एक दुर्बल वंडरवॉल बंध है तो निश्चित उसमें ऊर्जा मुक्त होगी, लेकिन वो कम मात्रा में होगी और वही अधिशोषण की एंथैल्पी कहलाएगी। तो निसंदेह भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, किंतु अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है, जो कि 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसीय अणु एवं ठोस के मध्य आकर्षण केवल दुर्बल वंडरवॉल बलों के कारण ही होता है, इसीलिए इसमें कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अब बात करते हैं रसोपशोषण अर्थात रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षणों के बारे में। उच्च विशिष्टता। अब चूंकि इनमें रासायनिक बंध बनता है तो रासायनिक अधिशोषण अति विशिष्ट होता है। यह केवल तभी होता है जब अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध बनने की संभावना होती है। तो यदि ठोस गैस हर गैस ठोस की सतह पर हर प्रकार के ठोस पर बंध नहीं बनाएगा, यह उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे उदाहरण के लिए ऑक्सीजन धातुओं पर ऑक्साइड बनने के कारण अधिशोषित होती है एवं हाइड्रोजन का संक्रमण धातुओं द्वारा अवशोषण हाइड्राइड बनने के कारण होता है। अनुक्रमणीयता। रासायनिक अधिशोषण यौगिक बनने के कारण इनकी प्रकृति अनुक्रमणीय होती है, क्योंकि रासायनिक बंध बन चुका है, एक नया उत्पाद बन जाता है इनके बीच में, इसलिए यह इरिवर्सिबल होते हैं। इनको वापस अपनी पूर्ण अवस्था में बदलना कठिन होता है। यह भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, परंतु उच्च सक्रियता ऊर्जा के कारण निम्न तापों पर यह बहुत धीमी होती है। अधिकांश रासायनिक परिवर्तनों के समान अधिशोषण ताप बढ़ाने पर प्रायः बढ़ता है, लेकिन निम्न ताप पर
गैस का भौतिक अधिशोषण उच्च ताप पर रसों शोषण में बदल सकता है। साधारणतः उच्च दाब भी रसों शोषण के लिए सहायक होता है। अगला गुण है पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करें। भौतिक अधिशोषण के समान रासायनिक अधिशोषण भी अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्र बढ़ाने पर बढ़ता है। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, रासायनिक बंध उतने अधिक बनेंगे, उतनी सतह पर उतनी अधिक सांद्रता होगी। इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण के साथ साथ रासायनिक अधिशोषण या रसोशोषण भी बढ़ता है। अगला गुण है अधिशोषण की एंथैल्पी। जैसे मैंने बताया कि जब बंध बनेगा तो ऊर्जा मुक्त होती है। भौतिक अधिशोषण में कम ऊर्जा मुक्त हो रही थी। इसी प्रकार जब रासायनिक बंध बनेगा तो इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, जो उसकी अधिशोषण की एंथैल्पी कहलाती है। तो हम देखते हैं कि रासायनिक अधिशोषण या रसोशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है, अर्थात इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसका मान 80 से 240 किलोजूल प्रति मोल होता है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंध का निर्माण होता है। अब आइए हम अंतर की बात करें। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण की तुलना हम करते हैं। भौतिक अधिशोषण यह वैन डेर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है। रासायनिक अधिशोषण बंध बनने के कारण होता है। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता, जबकि रासायनिक अधिशोषण अति विशिष्ट होता है, क्योंकि सबके साथ बंध नहीं बन सकते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में विशेष यौगिक के क्रियाकारक अभिक्रियक के साथ ही बंध बनते हैं। इसकी प्रकृति उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, अर्थात रासायनिक बंध बनने के बाद उसको हम हटा नहीं सकते या आपस में उनका विशेषण नहीं करा सकते हैं। लेकिन भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है। अधिशोषित पदार्थ को आसानी से हटाया जा सकता है या निकाला जा सकता है सतह से। यह प्रकृति गैस के पर निर्भर करता है। यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। वे गैसों जो द्रवणीय गैसें सहजता से अधिशोषित हो जाती हैं, अधिशोषक की क्रिया आसानी से करती हैं। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी, जैसा हमने पूर्व में पढ़ा, 20 से 40 किलोजूल कम होती है। इसमें अधिक होती है, जो कि 80 से 340 किलोजूल प्रति मोल होती है। अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्भर करता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है। यह ताप बढ़ाने पर घटता है, और ताप बढ़ाने पर इस सुप्रेक्ष में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि रासायनिक बंध बनने के बाद यह आपस में सक्रिय ऊर्जा में कमी लाते हैं। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने से बढ़ता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर इसका मान भी बढ़ता जाता है। उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर यह बहुअणुक परतों के रूप में परिमाणित होता है। यह एकल अणुक परत के रूप में फलित होता है। अब बात करते हैं ताप का प्रभाव कैसे होता है। जैसे हमने कहा, इसके लिए एक अधिशोषण समतापी की हम चर्चा करेंगे। अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर दाब के साथ साथ परिवर्तन पर एक वक्र के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। गैस की मात्रा कितनी है दाब पर अधिशोषित हुई, उसको हम एक वक्र बनाते हैं, जिसे हम अधिशोषी समतापी वक्र कहते हैं। फ्रेंडलिक समतापी वक्र। फ्रेंडलिक ने सन 1909 में ठोस अधिशोषक की इकाई द्रव्यमान द्वारा एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य एक प्रयोगाश्रित संबंध दिया। इस संबंध को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। इस ग्राफ को हम आगे अगली स्लाइड में दिखाएंगे कि x/m, x अधिशोषित गैस की मात्रा है जो m
पृष्ठ क्षेत्रफल पर पदार्थ अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्रफल के मध्य स्थापित किया, जो उसके दाब के मध्य संबंध को दर्शाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, जहां x अधिशोषक के m द्रव्यमान द्वारा p दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा है, जो इस ग्राफ में हम देखते हैं। ग्राफ x/m और p के मध्य खींचा तो हमें एक वक्र मिलता है। यह वक्र अधिशोषक एवं गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। सामान्यतः इस वक्र के रूप में हम इसे निरूपित करते हैं, जिसमें x/m ग्राम प्रति ग्राम अधिशोषित गैस का द्रव्यमान दाब के विपरीत आलेखित किया गया है, जो x/m बराबर kp, क्योंकि समानुपाती होता है। x अधिशोषित गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, जहां हमने m उसका द्रव्यमान है तो सतह का, यदि हम इसे लॉग में कन्वर्ट करें तो log x/m बराबर log k प्लस 1/m log p। फ्रेंडोलिक समता की वैधता आलेख ये log x/m और एक इंटरसेप्ट बनाएगा log p के साथ। तो हम देखते हैं, यदि एक सीधी रेखा आती है तो फ्रेंडोलिक समतापी वक्र प्रमाणित है, अन्यथा नहीं। सीधी रेखा का मान एक स्लोप 1/n का मान देता है, जो कि y अक्ष पर अंतखंड log 1 का मान देता है। गैस मास्क जिसमें सक्रिय चारकोल भरा होता है, उसका उपयोग खदानों में, कोयले की खानों में सांस लेते समय किया जाता है, जिससे विषैली गैसों का आसानी से अधिशोषण हो जाता है। आर्द्रता पर नियंत्रण, सिलिका जेल एवं एल्यूमिना जेल का उपयोग नमी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसको आर्द्रता को आसानी से नियंत्रित किया जाता। विलयनों से रंगहीन पदार्थ को हटाना, जानताव चारकोल विलयनों को रंगहीन अशुद्धियों को अधिशोषित कर रंग हटा देता है। जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया था कि शक्कर को हम साफ करने के लिए, रंग को हटाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। तो एक बड़े से टैंक में हम सल्फाइड, अशुद्ध सल्फाइड आयंस को लेते हैं, जिसका हमें पृथक्करण करना होता है, और एक बड़े से पाइप में हम अधिक दाब के साथ गैस प्रवाहित करते हैं। जब सल्फाइड आयंस को, अशुद्ध सल्फाइड आयंस को हम डालते हैं और साथ ही साथ इसमें चीड़ या यूकेलिप्टस के तेल के साथ इसे खलबलाते हैं, तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं घनत्व के अंतर के कारण, और सल्फाइड अयस्क तेल के साथ अधिशोषित होकर झाग बनाता है। इसीलिए इसे झाग उत्प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। आइए अधिशोषण पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करें, जो आपको इस अध्याय से हल करना है। अधिशोषण और अवशोषण शब्द अर्थात पदों के तात्पर्य में विभेद कीजिए, क्या अंतर है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, कारण बताइए कि सूक्ष्म विभाजित पदार्थों अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं, जैसे मैंने चूर्णी चारकोल के बारे में चर्चा की है। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अधिशोषण समतापी वक्र क्या है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र का वर्णन कीजिए। अधिशोषक के सक्रियण से आप क्या समझते हैं, यह कैसे प्राप्त होता है। विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण की क्या भूमिका होती है। अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी क्यों हो,
क्योंकि हमने पढ़ा है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों में ऊष्मा निकलती है, अर्थात एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। क्यों? धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।